अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। सरप्राइज़ कहें, ज़लज़ला कहें, आंधी कहें या कोई तूफ़ान कहें, जो भी कहें, बहरहाल वो ट्रम्प कार्ड जिसका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बार बार इशारा दे रहे थे, आज उन्होंने आखिरकार वो तलवार चला दी, वो वार कर दिया। और एक ऐसा वार था कि सभी हैरान थे, परेशान थे, किसी के वहमो गुमान में ना था कि वो ट्रम्प कार्ड क्या हो सकता है। और यही वजह है कि कोई इसके लिए तैयार ना था। ऑपोजिशन जो कि आज पूरे नंबर्स के साथ मैदान में उतरी थी, वो भी बिल्कुल हैरान रह गई और उंगलियां दाबे रह गई दांतों तले के आखिर ये उनके साथ हो क्या गया। लेकिन बहरहाल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो फैसला किया, जिस तरह से डिप्टी स्पीकर जो उस वक्त स्पीकर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद बहुत सारे आइनी और कानूनी सवालात उठे और इन सवालात को लेकर अपोजिशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले पर समाअत कल दोपहर 1 बजे रखी है और फ्रिकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। तो गोया पार्लियामान का ये अहम तरीन, हसास तरीन मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। देखना यह कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस इस पर क्या फैसला देते हैं। लेकिन इस सारे हंगाम, इसके बहुत सारे आइनी और कानूनी पहलू भी हैं, सियासी मामलात भी हैं और इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या दाव पेच हैं, पीछे ये सब कैसे हुआ, इसके हवाले से भी कुछ खबरें शेयर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ छोटे छोटे कुछ आफ्टर शॉक्स भी आए, जैसे कि चौधरी सरवर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर खूब तनकीद भी की है और तकरीबन वो उन्होंने पार्टी को छोड़ने का भी ऐलान किया है। उसके साथ साथ काफ़ी उन्होंने राज भी खोले हैं। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा है कि अभी ये फैसला हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर साहब सुबुकदोश हो गए हैं, लेकिन वो अपना काम जारी रखेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने कल भी आवाम से बात करने का फ़ैसला किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आगे मज़ीद हो रही हैं। जो सूबे की असम्बलियाँ हैं उनका क्या मुस्तकबिल होगा, इसके हवाले से भी देखना होगा। क्या हर असम्बली के मुतालिक फ़ैसला अलग से होगा या कोई कंबाइंड डिसीजन होगा, तो इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ एक और अहम बात कि आर्टिकल 6 की भी बड़ी बात हो रही है। तो क्या अगर ये आइन की कोई खिलाफ वर्जी हुई है तो आर्टिकल 6 इसके ऊपर लागू होगा या नहीं, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ और मैं इमरान साहब की तरफ जाऊँगी। और इमरान साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आज सारा दिन हम खुद ट्रांसमिशन में भी थे, बहुत सारे लोगों से हमारी बात भी हुई, अपोजिशन रहनुमाओं का हमने रद्द-ए-अमल भी देखा। कुछ लोग इसे तारीख़ का स्याह तरीन दिन कह रहे थे, तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये आज़ादी का दिन है कि हम अपने फ़ैसले बहरहाल खुद करेंगे, किसी के इमा पर नहीं होंगे। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये दिन आज का स्याह दिन है या रोशन दिन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं तो एक पाकिस्तानी की हैसियत से ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि हमारी एक सुप्रीम अदालत है, सुप्रीम फोरम है, और अदालत उज़्मा जो इस हवाले से फ़ैसला करेगी, क्योंकि आइन की पिटिशन मैं नहीं कर सकता, मैं कोई आइनी माहिर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई कानूनी माहिर हूँ। आइन की जो है वो जितनी भी तशरीह वो सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि अब खुद नोटिस भी ले लिया है और उस पर कल 1 बजे कार्रवाई भी है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद हम देखेंगे ये तय करेंगे कि ये दिन रोशन था या स्याह दिन था, क्योंकि जो वो जज साहबान कहेंगे उसके मुताबिक हमें भी पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है, अगर आप मुझसे पूछें कि मेरा इस पे क्या रद्द-ए-अमल है, तो मैं कहूँगा मेरे सिर्फ 2 ही अल्फाज होंगे कि ये फ़ैसला बड़ा ही एक गैर आइनी और गैर दानिशमंदाना फ़ैसला। आपको याद होगा कल इसी प्रोग्राम में जब हम बैठे हुए थे तो मैंने कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है नाआक़बत अंदेश मशीरों के नरगे में हैं और उनके जो हैं दबाव में वो गैर दानिशमंदाना फ़ैसला कर सकते हैं। तो आपने बड़े हैरान होकर पूछा था कि कौन सा गैर दानिशमंदाना फ़ैसला, तो मेरे नज़दीक ये वही फ़ैसला। देखें, अब इस वक्त अमलन एक क्यास हो चुका है। कैबिनेट डिवीजन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को डीनोटिफाई भी कर दिया। अभी तक जो आपने कहा कि कुछ अर्सा वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे, इस बारे में तहरीरी कोई हुक्मनामा नहीं है। इस्लामाबाद में ये कहा जा रहा है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर तक, हाँ जी, मैं यही कह रहा हूँ, ये कहा जा रहा है कि जी ज़बानी तौर पे सदर ममलिकत ने उनसे ये कहा है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर का। अब अगर इस लिहाज से देखें तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तकर्रुर वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर दोनों ने मुशावरत से करना है। तो अपोजिशन लीडर तो है ही कोई नहीं। जब असम्बली तहलील होगी तो अपोजिशन लीडर कहाँ रहा।
लिहाजा अब वज़ीर आज़म भी नहीं है अमलन, अगर आप देखिए, और वो भी नहीं, तो ये कैसे आपस में मुशावरत करेंगे, क्या होगा? अल्टीमेटली मुझे लगता है ये वैसे ही इलेक्शन कमीशन तक जाएगी बात और वहाँ से होगा। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि इमरान खान साहब ने, अगर तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त खुश तो बहुत है इस बात पे, लेकिन वो दानिशमंदाना तौर पे इस पे देखें तो मैं समझता हूँ कि कैसा फैसला किया है कि जिसके दूररस नताइज पाकिस्तानी सियासत के लिए कोई इतने अच्छे नहीं होंगे आपके ख्याल से। लेकिन हिलाली साहब, क्या हम ये समझ लें कि गैर आइनी की हद तक तो चले सुप्रीम कोर्ट कल फैसला कर देगी कि गैर आइनी है या नहीं है, क्योंकि जो हुकूमती वकला की टीम है वो अपना एक उसके बारे में वर्जन रखती है। मेरा आपसे सवाल ये कि क्या ये गैर दानिशमंदाना भी है, अनवाइज डिसीजन है? क्योंकि देखा जाए तो ऑपोजिशन भी तो यही चाह रही थी कि हुकूमत चली जाए, इलेक्शंस की तरफ जाया जाए, और वही काम हो रहा है, सबकी यही तकरीबन राय बन रही थी। तो अगर इसकी तरफ गए हैं तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं, इनको पूछें। आप अपनी मैं तो आपको मैं आपको दो तीन चीजें जल्दी से बता दूं। पहली बात तो ये है कि हाँ, लीगली ये कमजोर चाल है। क्यों, जल्दी से मैं बता दूं। एक एजेंडा आइटम एक ही था आज पार्लियामेंट का, और वो था गिनती। एजेंडा आइटम दूसरा हो गया जब आप आर्टिकल 5 ले आए। भाई वो एजेंडा आइटम नहीं है, और आर्टिकल 5 जो है वो इस वक्त नहीं आप उसको टेकअप कर सकते। ये सिर्फ मकसूद और सोल पर्पस इसका था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस काउंट करने के लिए। दूसरी बात कि बहुत ज़रूरी थी कि लॉयल्टी का इश्यू जो आर्टिकल 5 रेज करता है, बहुत ज़रूरी है कि उस पर इन्वेस्टिगेशन हो। और सुप्रीम कोर्ट ने 2 तारीख को, कल एक दिन पहले, उन्होंने एक हाई लेवल कमीशन को तहरीर किया है, सेटअप किया है, एस्टैब्लिश किया है, जो हाई लेवल कमीशन मीट के वो रिपोर्ट देगी। और मैं बहुत ही खुश हूं। एक्चुअल बना नहीं है, 2 तारीख को तो उन्होंने सेटअप किया है, तो अभी अब लोग आएंगे और सेटअप होगा और इन्वेस्टिगेशन शुरू होंगे। तो मैं बहुत खुश हूं। बल्कि मैं समझता हूं इससे बेहतर इस पूरे सीन आज जो हुआ है, द ग्रेटेस्ट थिंग इज कि ये हाई लेवल कमीशन जाके देखेगा जो कौन से हैं इस मुल्क के जो गद्दार हैं और जिस किस्म के लोग हम देख रहे हैं, और जो हमें बताएगा कि जिस सैक फुल ऑफ पैसे जो गए हैं, गिनी सैक्स भर के, और अब पता चल रहा है अस्पतालों के भी इस्तेमाल हुए हैं गिनी सैक्स के लिए। हर जगह से आ रहा है कि पैसे भर के इधर जा रहे थे और उधर जा रहे थे, और नाम और सब चीज। तो मैं ये जानना चाहता हूं ये पैसे किधर से आए और कौन आए। और अगर ये हो जाए तो भाड़ में जाए ये वोट काउंटिंग। अगर नहीं हुआ, गलत नहीं हुआ, बेशक लोग कहते हैं कानून की खिलाफ वर्जी हुई, आई डोंट केयर, हमें वो पता चलेगा जो हम जानना चाहते हैं। तीसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि बड़ी अच्छी बात यह है कि, खैर अच्छी बात क्या है कि वो असेंबली डिसॉल्व, जब प्राइम मिनिस्टर, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस खत्म नहीं हुआ है तो प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता। तो ये कहना कि असेंबली डिसॉल्व लीगली हुआ, ये भी थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है। मगर ये सब बातें मेरे ख्याल में कल के डिसीजन में निकल आएंगे। जी बिल्कुल, इस पे क्लैरिटी होपफुली आ जाएगी। सबसे आ जाएगी। सबसे अच्छी चीज है कि ये हमारे दुश्मन जो बाहर के मुल्कों के साथ मिले हुए हैं, इस मुल्क में रहते हैं, आम ओहदे पे हैं, हर जगह फैले हुए हैं, उनको अगर हम जान लें, पहचान लें, तो ये क्राइसिस सबसे अच्छी चीज हुई होगी पाकिस्तान में 10 साल के अंदर। लेकिन पहले भी कमीशन तो बनते हैं, कौन सा कभी कोई चीजें सामने आती हैं? उसमें पता क्या है हिलाली साहब, जो आपने कहा है ना, ये आपके नहीं, पूरी कौम के दिली जज्बात हैं कि अगर हमारे यहाँ कोई गद्दार है, अगर हमारे यहाँ कोई कठपुतली है, अगर हमारे यहाँ कोई ऐसे लोग हैं। सर गुजारिश तो सुन लेना, आप फैसला ना सुनाएं। गुजारिश ये है कि अगर हैं जिन्होंने पैसे लेके या बाहर की बातों में आके या करके अपने यहाँ इस तरह का क्यास मचाने की, हुकूमत के खिलाफ साजिश करने की कोई कोशिश की है या किसी साजिश का हिस्सा हैं, तो फिर पूरी कौम का ये मुतालबा है, मुझ समेत,
कि उनको ना सिर्फ अवाम के सामने लाना चाहिए बल्कि उनको सख्त से सख्त सज़ा भी देनी चाहिए और उन पे आर्टिकल 6 लागू करना चाहिए। लेकिन असल चीज़ ये है कि जिस कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग का जिक्र किया जाता है उसके हवाले से एक बात याद रखें कि वहाँ पे कुछ चीज़ें हुई और कुछ लोगों का ख्याल है कि अगरचे इलामिये में किसी चीज़ का जिक्र नहीं है, जैसे मैंने भी कल हिलाली साहब से पूछा था कि इलामिये में तो किसी का जिक्र नहीं है, लेकिन उनके जो मीटिंग मिनट्स थे उनका जिक्र है, या हुकूमत के पास कुछ लोग कहते हैं जी ऑडियो या वीडियो कोई सबूत भी है। मैं ये चाहता हूँ या मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त अगर इस तरह की कोई बात भी है तो क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी अब आ गया और ये चीज़ें हैं तो ये सारी चीज़ें आनी और चाहिए। इसके लिए अगर कोई कमीशन बनेगा तो उसमें ऑब्वियसली हुकूमत को अपना एविडेंस देना पड़ेगा। नहीं, आप मुझे कहते हैं कि जजमेंट ना करें और आप खुद जजमेंट दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है। अरे ठहरे तो सही, जजमेंट क्यों दे रहे हैं आप? खुद मुझे आप कहते हैं कि आप फैसला करते हैं तो आप ना फैसला करें, वो जब बात निकलेगी हमें पता चलेगा। मगर ये बात नहीं है। सर एक सेकंड सुन ले, मैंने फैसला नहीं किया, मैंने तो ये कहा है कि अगर ये चीजें हैं तो उन पे गद्दारी बल्कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि प्रॉब हो और एविडेंस को सामने रखा जाए और अच्छी बात है अगर कमीशन बनता है तो इसका फैसला कर ले। इसमें तो आप लोगों की दोनों बात सही है। नहीं, आपको मैं आप दोनों को मैं अश्योर करना चाहता हूं कि मैं कोई बेगुनाह आदमी को आर्टिकल 6 में कोई मेरे को खुशी नहीं होती अगर उसके ऊपर लग जाए। एक दूसरी बात इमरान, दूसरी बात बड़ी जरूरी ये है, देखिए ये चाहते ये हैं इलेक्शंस हो ना। आई मीन हम सब, तो मैं समीना हम सब चाहते हैं इलेक्शंस हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो और जल्दी हो। एंड सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह चाहेगी कि ये हो, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकती है कि असेंबलीज को रिस्टोर करो। अगर वो असेंबली रिस्टोर होता है, वोट होता है, ये होता है, वो डिले होगा, मगर मैं चाहता हूं जल्दी हो। जो हुआ है हो गया है, लेट्स गो फॉर इलेक्शंस और एंड दिस। मगर वो दिन भी आएगा जब हम इधर ही बैठ के बात ये करेंगे कि किसी चीज पे उनका इत्तेफाक नहीं हो रहा है। इलेक्शन कमीशन पे इत्तेफाक नहीं होगा, इलेक्शन वोटिंग पे इत्तेफाक नहीं होगा, अबूरी गवर्नमेंट पे इत्तेफाक नहीं होगा। मैं तो डर गया हूं कितने सारे डिफरेंसेस हैं। तो इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट है, लेट्स नॉट फॉरगेट, प्रेसिडेंट इज द फाउंट ऑफ ऑल अथॉरिटी इन पाकिस्तान। आज प्राइम मिनिस्टर has no cabinet, he has no, वो ऑफिस में है बट नॉट इन पावर। तो मेरे ख्याल में ये सब चीजें जो आने हैं ये इंशाल्लाह हो जाएं कि जल्दी से इलेक्शंस हो। इसके लिए हिलाली साहब ये बात करें कि अगर ये मामला रिवर्स होता है, रिस्टोर होती हैं असेंबलीज, तो फिर आपस में नई गवर्नमेंट का बनना, नए चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक करना, हर चीज़ को प्रोलॉन्ग करना, ये सब इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी कि फिर किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। समीना बात सुने, कोई भी पाकिस्तानी जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है वो ये नहीं चाहता कि कोई क्यास हो, लेकिन ये सब चाहते हैं कि जमहूरी और आइनी तरीका अपनाया जाए। आर्टिकल 5 जिसका आज सारा जिक्र रहा, मैं प्रोड्यूसर से कहूँगा कि वो चला भी दे, हमने वो जो बनवाया भी है स्क्रीन के लिए देखें, उसकी 2 शिक्के हैं। बुनियादी आर्टिकल 5 क्या है? आर्टिकल 5 बुनियादी चीज़ है कि रियासत से वफादारी हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी। अब इस आर्टिकल की जो पहली शिक है उसमें दर्ज है कि रियासत से वफादारी हर पाकिस्तानी शहरी की बुनियादी जिम्मेदारी है, और दूसरी शिक क्या है कि हर पाकिस्तानी शहरी ख्वा वो मुल्क के अंदर हो या बाहर, उसके लिए रियासत पाकिस्तान के आइन की इताअत लाजमी है। ऐसी बात ही है। अब इस बुनियाद को, इस चीज़ को बुनियाद बना के तो डिप्टी स्पीकर ने वो किया। अब देखें तरीकाकार, मैं क्या कह रहा हूँ, इमरान खान साहब ने जो तरीकाकार इख्तियार किया इस काम के लिए वो ये हुआ कि स्पीकर के खिलाफ क्योंकि अदम एतमाद आ गया, तो अब वो ये डिप्टी स्पीकर आ गए। अच्छा, अब जल्दी इतनी थी, आप देखें फवाद चौधरी साहब ने भी जो चीज़ें असम्बली में की बड़ी तेजी से लिखा हुआ पढ़ा कि ताकि कोई बात इधर उधर प्लान था उनका सारा। और डिप्टी स्पीकर साहब तो इतनी जल्दी में थे, वो बेचारे कासिम सूरी साहब
कि हिलाली साहब जब उन्होंने पढ़ा तो क्योंकि पहले स्पीकर ने पढ़ना था तो अपना नाम भी नहीं ले सके, उन्होंने नाम भी क्या लिया आखिर में, उन्होंने कहा असद कैसर स्पीकर कौमी असम्बली। यानी इतनी एक हरबूग थी हुकूमती कामों में भी, इसलिए जल्दी में इस तरह के कामों में ना बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं, कानूनी सुकम भी रह जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कल जब 1 बजे समाअत करेगा तो उसके बाद ये बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस डिस्कशन को पॉलिटिकल भी करना चाह रही हूँ। जाहिर है कि ये चीजें अब आइन सब जुडिस भी है मामला, तो वैसे भी इस पर बहुत ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं है। लेकिन इमरान साहब, एक जो मामला था, हमने ये देखा कि जो चीज़ें थी सेटल हो रही थी इस तरीके से, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अपोजिशन भी इस मामले पर ऑन बोर्ड हो सकती है, क्योंकि चाह तो अल्टीमेटली वो भी रहे थे, तो आपको लगता है कि ये अपोजिशन के लिए सरप्राइज ही था या कहीं बैकडोर कुछ सेटलमेंट हो सकती है? अच्छा, इस पे आप देखिए, अगर इस पहलू पे देखिए हिलाली साहब, इंटरेस्टिंग सिचुएशन कैसी है कि वजीर आजम इमरान खान और उनके हवारी ज़ाहिरी तौर पे जिस चीज़ को तहरीक इंसाफ की फतह करार दे रहे हैं आज सारे मामले पे, उसमें उन्होंने किया क्या है, उसमें सिवाय इस काम के कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आज पास नहीं हुई, बाकी सारे मुतालबे तो वो हैं जो अपोजिशन कर रही थी। बस अपोजिशन क्या कह रही थी जी, वज़ीर आज़म चले जाए, वो चले गए। अपोजिशन क्या चाह रही थी कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाए, 90 दिन में अब इलेक्शन हो जाएंगे। अपोजिशन क्या चाहती थी कि EVM इस्तेमाल ना हो, अब वो भी नहीं होगी क्योंकि 90 दिन में ये मुमकिन ही नहीं है। और आपको याद होगा लाली साहब उस वक्त पता नहीं थे या नहीं, सुबह जब हम ट्रांसमिशन में थे और शेख रशीद साहब हमारे साथ आए थे, शेख रशीद साहब फरमा रहे थे कि ये सब ऑन बोर्ड थे, ये सब इस पे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि सब भी यही चाहते थे सवाए जरदारी साहब के। अच्छा, लेकिन यही सवाल एक टीवी पे शहबाज शरीफ साहब से पूछा गया, उनसे पूछा गया कि जनाब शेख रशीद साहब तो ये फरमा रहे हैं, तो आप बताएं आप वाकई इससे एग्री थे? तो मियाँ शहबाज शरीफ ने कैटेगोरिकली इसकी तरदीद की। उन्होंने कहा कि मैं वैसे तो शेख रशीद साहब की किसी बात पर तबसरा नहीं करता, जवाब नहीं देता, लेकिन ये मैं बात आपको बता दूं कि वो ये बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन हिलाली साहब अगर सारी बातें मेरे ख्याल में सबीना, मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ से बड़ा झूठा कि ये मुल्क में बड़ा मुश्किल मिलेगा। ये आदमी इतना झूठा है, इसके 10 दफे पूछे गए हैं, इसको सवाल के जवाब दो, ये देता ही नहीं है। इसके किधर से पैसे आए देता नहीं है। ये व्हाट यू से, क्यों नहीं दे रहे जवाब? भाई पूछा गया है या नहीं है, चले झूठा ही मान लेते हैं। लेकिन लाला मेरा सवाल ये है कि बातें तो सारी ऑपोजिशन की ही मान ली है, तो फिर तहरीक इंसाफ किस बात का जश्न मना रही है? वो जिन टर्म्स पे इलेक्शन करवाना चाहती थी वो तो यही था कि EVM या इस्लाहात जो उन्होंने किए हैं इलेक्शंस में, इलेक्शन रिफॉर्म्स जो किए हैं वो चेंज ना हो। अब उन पर अगर इम्प्लीमेंट इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता तो फिर इनके लिए तो सारा, ये तो हुकूमत से भी गए, अपने मर्जी से इंतखाब भी नहीं होंगे, तो फिर बातें तो सारी ऑपोजिशन की मानी गई। ये किस बात पे खुश हो रहे हैं? देखिए, आपकी ये सवाल बिल्कुल सही है कि इनके अगर ये EVMs ना हो और वही धांधली हो जो होता है इधर, तो मेरे ख्याल में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो वोट अगर नहीं काउंट होंगे, वो बहुत बड़ा धचका है इमरान खान के लिए। अगर वो कहते हैं कि हमारा इंतज़ाम ठीक नहीं है, वी कैन नॉट कोप विद इट, तो माफ़ करिए बहुत बड़ा धचका है ये इमरान खान के लिए। मगर अब उसको भुगतना पड़ेगा, ये क्या कर सकता है। दूसरी बात ये है कि अगर ये इलेक्शन कमीशन जो इतना मुतज़ाज़ा हो गया है, ये इतना कंट्रोवर्शियल हो गया है, क्या ये इलेक्शन कमिश्नर यही रहेगा? माने आपने देखा है प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम कोई इलेक्शन इसके साथ नहीं जाएंगे जिसमें हम समझेंगे कि वी विल बी ट्रीटेड फेयरली, कह दिया है उसने। मगर फिर भी अगर हो भी नहीं सकता ना लाली साहब, अब तो ये अपॉइंटमेंट्स नहीं करने क्यों का नहीं टाइम हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? प्रेसिडेंट है उधर, एक आदमी उधर है जो इन अ सेंस वो ही कैन स्पीक फॉर द एक पार्टी के लिए भी। अगर इतना कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, मगर अगर वो देख रहा है कि उसकी पार्टी जो उसको वोट करके प्रेसिडेंट बनाई है, कैसे हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट ये प्रेसिडेंट साहब है, लेकिन आइन उनको ये इख्तियार नहीं देता ना, मसला ये। लेकिन बहरहाल इस पर हमें कुछ थोड़ी सी राय और शामिल कर लेते हैं।
एक्सपर्ट ओपिनियन। कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, और चूंकि अब मामला जाहिर है ऐसा दिख रहा है कि इलेक्शन कमीशन के हाथ में ही जा रही है सारी तकदीर, तो फिर उनकी राय जाननी ज़रूरी है। कमर दिलशाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए कि ये जो सारी सिचुएशन बनी है, अब इस पर ज़ाहिर फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का आ जाएगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि इलेक्शन की तरफ बहरहाल जाया जाए, तो जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है वो तो वैसे भी इनकम्प्लीट है, उसके तो 2 मेंबर्स भी मौजूद नहीं है, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी? हाँ, उसकी अपॉइंटमेंट बड़ी आसान हो जाएगी। अब ये आपने दुरुस्त फरमाया कि कंप्लीट तो नहीं है, 3 मेंबर हैं। हमारा जो आइन का आर्टिकल 22 के तहत ये फैसला हो गया था कि भाई ये जब तक 3 मेंबरों पर मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बरकरार रहेगा, लेकिन मामला अब ये बड़ा आसान हो गया क्योंकि हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन से उन्हें मुज़ाकरात नहीं की, मशावरत नहीं की, तो मामला जो है वो 1 साल से लटक गया। अब चूंकि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे, तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने सेनेट के चेयरमैन से मशावरत करने के बाद, अब तो लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं रहा, अब उस पर लिखा हुआ आइन में कि उसके बाद वो चेयरमैन सेनेट के साथ मशावरत करके अपने 2 मेंबरों का जो है वो इंतखाब कर सकते हैं। अब आसानी से 2 मेंबर जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अपॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट जो आएगा सारी मुश्किलें हुकूमत और ऑपोजिशन ही क्रिएट करती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं, अगर वो किसी को उनके ऊपर एतबार नहीं है या वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, तो उनको रिमूव किया जा सकता है इस टाइम पे? नहीं, इसको उनको तरीकाकार है ना, वो तो इमरान खान उसे खुश नहीं है ना, इमरान खान तो खत्म हो गया, उसकी तो कोई स्टेट नहीं रही ना, इमरान खुश ना रहा, उससे अब इलेक्शन के पाकिस्तान में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसमें मामला जो हो गया, उनको रिमूव करने के लिए तरीकाकार वही जो सुप्रीम कोर्ट के जज को होता है आर्टिकल 209 के तहत। तो 209 के तहत अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ रेफरेंस जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जुडिशल काउंसिल है, कमीशन है, वो फैसला करेगी। तो उनको हटाना जो है इतना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान का स्टेटस वही है जो चीफ जस्टिस। तो कमर दिलशाद साहब, जब वो पूरा होगा उनका, कमर दिलशाद साहब, पूरा इलेक्शन कमीशन के जो सारे मेंबर्स हैं, फिर ही वो निगरान सेटअप के लिए कोई तजावीज़ दे सकते हैं, या इसी तरह भी अभी जब तक अपॉइंटमेंट ना भी हो तो खाली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी इस चीज़ के लिए परसू कर सकते हैं? देखो जी, 1 साल से मेंबर नहीं है और चीफ इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इलेक्शन भी करवा दिए, आपके सुबह खैर बख्तूर खां में भी इलेक्शन हो गए, बाई इलेक्शन हो गए। मैंने अर्ज किया 3 मेंबरों पर मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन मौजूद है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फहाल है। आइन के रूल से, आइन में लिखा हुआ है कि 3 मेंबर होंगे तो इलेक्शन कमीशन बरकरार रहेगा, चलता रहेगा। हाँ, अगर एक मेंबर बीच में से चला जाए तो फिर 2 पर नहीं होता। अब 3 मेंबरों पर मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन आईनी इदारे के तौर पर काम कर रहा है। ये 22 की तरमीम में फैसला हो गया था कि 3 मेंबर जो है उस पर भी इलेक्शन कमीशन बरकरार रहेगा, फाल रहेगा। लेकिन 2 मेंबर, आपकी बात दुरुस्त है, इतना बड़ा नेशनल लेवल के इलेक्शन हो रहे हैं तो 2 मेंबरों का इंतखाब होना लाजमी है। अब जो केयर टेकर गवर्नमेंट जब आएगी तो 2 मेंबरों का भी तकर्रर हो जाएगा। अच्छा, कमर दिलशाद साहब, ये बताइएगा, इमरान याकूब बात कर रहा हूँ, ये बताइएगा। अच्छा ठीक है, हमारे तो दोस्त हमारे तो कालरवीस है ना, आप तो भाई। अच्छा बताइए ये बताइएगा कि ये जो मामला है, अगर अब 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं तो क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो इस बात के लिए तैयार है कि पूरे मुल्क में 90 दिन में इलेक्शन हो जाए? देखो जी, वो तो एक आईनी जिम्मेदारी है ना इलेक्शन में पाकिस्तान में। जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हर वक्त तैयार रहता है ना आइन के रूल से। अगर ये तो जैसा बाई इलेक्शन होता है वो 60 दिन में करवाता है। अब चूंकि असेंबली डिसॉल्व हो गई है तो 90 दिन में इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी इतला के मुताबिक इसमें थोड़ा सा एक मामला पेश आएगा, लेकिन वो केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ मशावरत करेंगे। वो ये है कि आपके सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो फाटा को मर्ज किया गया है अपने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बाद इजला के साथ, वहाँ हल्का बंदी नहीं हुई। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर केस चल रहा था। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सबसे पहले वहाँ भी हल्का बंदी करवानी है, उस इलाके की बहुत जरूरी है। उसके लिए मुमकिन है कि वो आपको 2 महीने, 1 महीना, 3 महीने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भिजवा के उस पर एक्सटेंड करवा सकता है। अच्छा कमर दिलशाद सर, इसी से एक और ज़िमनी सवाल ले लें। यही कुछ हाल कराची का भी है। MQM का मुतालबा है कि नई मरदमशुमारी करवाई जाए नए इलेक्शन से पहले।
तो क्या उस हवाले से नई मरदमशुमारी होगी तो फिर इलेक्शन होगा या इसके बगैर ही हो जाएगा? नहीं, मरदमशुमारी तो हमारी साबिक़ा हुकूमत का भी बड़ा अच्छा खुशाइन कदम था कि जी हमने मरदमशुमारी करनी है डिजिटल लेवल पर। बड़ी अच्छी स्कीम थी असद उमर की। अब लेकर उसमें बहरहाल वो भी एक मसला है। वो उन्होंने कहा था कि अक्टूबर में, यानी इस साल इसी साल में अक्टूबर में वो हमने मरदमशुमारी करवानी है 3 महीने के अंदर। वो दिसंबर 2022 में खत्म हो जाती और मार्च में 2023 में उसका नोटिफिकेशन हो जाता है। अब ये भी आपके सामने मसला है, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में देगा। जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी तो मेरा ख्याल है वो 1 साल तक इसको। एक क्वेश्चन और मुझे जहन में है कि जो सूबाई असेंबलियां उनका अभी कोई फैसला नहीं है कि वो भी डिसॉल्व होंगी आगे चल के या नहीं होंगी, तो क्या सिर्फ कौमी असेंबली के इंतखाब हो सकते हैं? नहीं, कौमी हो जाएंगे। मानवीय आइन में इसकी गुंजाइश है। सूबाई असेंबली का तो कोई मसला। लेकिन एक बड़ी बात है कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि हमारे ये पंजाब की असेंबली भी डिसॉल्व हो जाए, सुबह खैबर पुख्तान की हो जाए। ये तो आज चौधरी सरवर ने भी कहा कि वो भी चाहते थे इमरान खान साहब के इसको भी डिसॉल्व कर दे, लेकिन चौधरी सरवर साहब ने इनकार कर दिया। इसकी बना अपनी उनकी हुकूमत अपनी गवर्नरशिप गई। लेकिन बहरहाल ये मेरा ख्याल है जब ये अगर यहाँ सिलसिला बन गया और ये आगे किसी प्राइम मिनिस्टर सूबाई वजीर आला बन गए, अगर चौधरी परवेज लाई, तो फिर ये आपकी मशावरत करके गवर्नर से मशावरत करके केयर गवर्नमेंट से करके पंजाब का भी ये सुबह खैर का भी कर सकते। तो फिर ये तय है कि अभी जो इलेक्शंस होंगे वो बगैर ईवीएम के होंगे, बगैर ओवरसीज पाकिस्तानी के होंगे और कुछ शायद इलाकों में ना हो जहां पर हल्का बंदियों का मामला है या कुछ दीगर कोई ऐसे मिसाइल है। ऐसा ही है कमर शाह साहब? नहीं, अगर 1 साल का टाइम अगर मिल जाता है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे भी गौर हो सकता है। ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों के लिए भी हो सकता है। वो भी उनको मिलना चाहिए। बड़े प्यारे इस मामले में हमें देख रहे हैं पाकिस्तान को, तो ओवरसीज पाकिस्तानी को लेकर भी रास्ता निकल आएगा और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी निकल आएगा। हिलाली साहब को सवाल करना चाह रहे हैं। जी लाली साहब। जनाब बताएं। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो आप कहते हैं कि 1 साल अगर हो तो फिर गौर करेंगे, मगर गौर कब से यार? 4 साल से तो इसकी हुकूमत रही है इमरान खान की। वो तो पहले वो तो शुरू किया था कि गौर करो इस पे, और कितना देर और वो बिल भी अक्टूबर में मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं साहब, अक्टूबर में तो वो हो गया था बिल। जब इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को साइड लाइन पे किया होता, उसके बगैर उसको गालियां निकाल रहे थे। प्राइम मिनिस्टर को ये कह रहे इलेक्शन कमीशन घर चला जाए या जेल में चला जाए या पार्टी ज्वाइन कर ले, तो इलेक्शन कमीशन क्या करता था? ये इमरान खान की शान में था ये प्राइम मिनिस्टर को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आईनी इदारा जिसके चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बाबर इख्तियारात है वो गालियां निकालता था। डिफरेंसेस की वजह से आगे चीजें नहीं बढ़ सकी। तो प्राइम मिनिस्टर और इमरान खान बच गया भी, उसको अंदर कर देना था इलेक्शन कमीशन इमरान खान। अच्छा, कमरदीन शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका और उनकी राय आपने। जरा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, अभी बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। बड़ा सरप्राइज तो आज आना ही था जिसकी तरफ सबकी नजरें थी, लेकिन बड़े सरप्राइज से पहले सुबह सुबह एक छोटा सरप्राइज भी आया। वैसे तो वो भी काफ़ी बड़ा सरप्राइज था, लेकिन इस सरप्राइज की निस्बत बात कर रही हूँ। लेकिन वो था जनाब कि अचानक से हमने ये खबर देखी कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब को रिमूव कर दिया गया है और उनको ओहदे से हटा दिया गया। और फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा कि नए गवर्नर की नामजदगी भी हो गई, तैनाती भी हो गई, उन्होंने हल्फ भी उठा लिया आज ही के रोज। उसके बाद जो साबिक गवर्नर हैं चौधरी सरवर साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खूब दिल खोल कर उन्होंने सारी बातें की और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जान चुके हैं। उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके हवाले से भी आपने जाना। इस वक्त चौधरी सरवर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, तो उनसे मज़ीद कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मामलात रहे उनके PTI के साथ, क्यों इस नौबत तक बात पहुँची। चौधरी सरवर साहब, ये तो सरप्राइज़ ऑपोजिशन को मिलना था, आज आपको भी सरप्राइज़ कर दिया आपके कप्तान ने। आपको सरप्राइज़ कैसा लगा? बाजी हमारी पार्टी के चेयरमैन हैं, जो चाहें कर सकते हैं, किसी को भी सरप्राइज दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तफसीलात जो हैं पाकिस्तान के अवाम के सामने पेश कर दी हैं और अभी अपने दोस्तों से मुशावरत भी जारी है। और मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि तमाम हमारी PTI के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं यूरोप में, बरतानिया में, अमेरिका में या हमारे मेंबर्स हैं, जो उन्होंने मुझे हौसला अफजाई दी है, जिस तरीके से हक पे खड़े होने पे मुझे उन्होंने अप्रिशिएट किया है, मैं
मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनका किस तरीके से शुक्रिया अदा करूं। मैं चौधरी सरवर साहब सब ये भी तो कह रहे हैं ना कि आपने अगर ये इकदाम करना था, अगर इतनी आप नाला थे, तो फिर पहले ही आप इस चीज़ को खुद ही ओहदा छोड़ देते और आके बता देते, बजाय इसके कि आपने ये इंतजार किया, गवर्नर भी रहे और उन्होंने रिमूव किया। नहीं, पहले तो आप प्लीज बात को समझने की कोशिश करें कि इसमें तो कोई शक नहीं कि हर शख्स को पार्टी में पता था कि जो भी हालात हैं उससे मैं मुतमिन नहीं हूँ। मैंने प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में भी लाया कि सर पंजाब नहीं चल रहा है, हालात ठीक नहीं हैं, हमारी पार्टी डैमेज हो रही है, जो रिश्वत जो है वो निचली सतह पे बहुत बढ़ गई है, तकर्रियों के जो हैं वो पैसे लिए जाते हैं, लेकिन आप पार्टी के अंदर रह के जद्दोजहद करते हैं। और जहाँ तक मेरे इस्तीफे का ताल्लुक है वो भी मेरे ख्याल में सारों को पता है कि मैंने पिछले साल 1.5 साल में बहुत दफ़ा कोशिश की कि मैं चाहता हूँ कि मुझे आप कोई भी और पार्टी का ओहदा दे दें, कहीं और भेज दें, मैं यहाँ जो है वो मुतमईन नहीं हूँ। मैंने प्रेसिडेंट साहब जो कि मेरे बड़े मोहसन हैं और मेरे बड़े दोस्त हैं, उनको भी कहा कि भाई चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। तो आज जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ये चीज़ें मैंने 6 महीने पहले प्रेडिक्ट की थी। तो अब होना तो ये चाहिए था कि हम अपना स्टॉक टेक करते और सोचते कि हम इस हालात तक क्यों पहुंचे हैं। लेकिन जब भी आप हुकूमत में होते हैं तो अपोजिशन के लोग आपके साथ आते हैं। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की मैं सियासत में देखा है कि हुकूमत के लोग अपोजिशन के पास जा रहे हैं। अगर यहाँ पर एक मजबूत चीफ मिनिस्टर होता और यहाँ पर हम डिलीवर कर रहे होते, रूल ऑफ लॉ होता, लोकल गवर्नमेंट को मुख्तलिफ होती। अच्छा चौधरी साहब ये फरमाइए कि आप क्या पीटीआई का अभी भी हिस्सा है या छोड़ दिया? जी बिल्कुल, मैं पीटीआई का हिस्सा हूँ और मैंने पीटीआई नहीं छोड़ी है। मैं अपने तमाम दोस्तों से, देखें बात यह है कि आप जब किसी जगह पे 6 साल काम करते हैं तो आपके बहुत से दोस्त बन जाते हैं, आपके पीटीआई के बहुत से मेंबर्स हैं जिनको मैं अपने बेटे और बेटियों की तरह अजीज समझता हूँ। इसलिए कि किसी भी मुल्क और कौम के जो सियासी पार्टी होती है उसका असासा वर्कर्स होते हैं। तो मैं तो हमेशा, जब मैंने यूरोप में पॉलिटिक्स की है तो उस वक्त भी, जब से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आया है तो मैं अपने वर्कर्स को उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं अपने बेटे बेटियों को करता हूँ। तो उन्होंने भी मुझे इतना प्यार दिया है कि अब मैं उनसे मुशावरत करूंगा, हालात डिस्कस करेंगे। चौधरी साहब 2 सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि शेख रशीद साहब सुबह कह रहे थे कि वो चौधरी सरवर साहब तो 3 दिन पहले रिजाइन कर गए थे, तो ये 3 दिन पुरानी खबर है। आप इस पे पहले कमेंट कर दें कि आपकी क्या इस पे राय है। देखिए, मैं अर्ज करूं कि मैंने शेख रशीद साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूं और पहले जो मुझ पे जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैंने इस्तीफ़ा मंजूर करने में और पार्लियामेंट का इजलास बुलाने में ताख़ीर की, तो शेख रशीद साहब से पूछ लें कि अपने दिल के हाथ पे रख के कहें कि प्राइम मिनिस्टर क्या चाहते थे। क्या कैबिनेट ने ये फैसला नहीं किया कि जो इजलास है अपना जो पंजाब असम्बली का वो 3 अप्रैल के बाद होगा। जहाँ तक इस बात का कहना है, शेख रशीद साहब बिल्कुल ये बात दुरुस्त कहते हैं कि जब मैंने साइन किए थे अपना रेजिग्नेशन जो था उसका चीफ मिनिस्टर का, और उसके बाद उन्होंने मुझे एक टुकड़ा दिया कि अभी इसको आप जो है असेंबली कॉल कर लें, तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि अभी तो जो रेजिग्नेशन है मेरी जेब में है वो लीगल डिपार्टमेंट में जाना है, लीगल डिपार्टमेंट से फिर चीफ सेक्रेटरी साहब के पास जाना है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने फिर अपना उसकी प्रोसीजर फॉलो होगा और फिर होगा। अच्छा हिलाली साहब कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? बात आप सुनने नहीं देते, फिर लोग समझते नहीं है। फिर नोटिफिकेशन होनी होती है कि अब उसका इस्तीफा जो है कबूल हो गया। उसके बाद फिर लीगल तरीका है कि एक समरी मूव होती है, तो ये ना समरी मूव हुई ना भी रेजिग्नेशन ऑफिशियली एक्सेप्ट हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप कल अब असम्बली का इजलास पे दस्तखत कर दें। तो मैंने कहा कि भाई ये मेरे ख्याल में ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है, मैं इस पे दस्तखत करने से इनकार कर दिया। और मैंने उनसे कहा कि अगर आपने गैर कानूनी गैर आईनी काम करवाना है तो मैं आपके हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप कोई मैं रिजाइन कर देता हूँ, आप एक और जो है अपना जो है गवर्नर बना लें। और उसके बाद मैं अप्रिशिएट करता हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब को, वो पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। उन्होंने परवेज खटक साहब से कहा कि भाई बात इनकी दुरुस्त है, आप 2 की बजाय 3 को बुला लें ताकि जो प्रोसीजरल काम है वो तो सारा कंप्लीट हो जाए। लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई। फिर भी आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दी
प्राइम मिनिस्टर बड़े बोझल दिल के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ फिर मैंने वो दस्तखत भी कर दिए। अब मैं नहीं समझ आती कि मेरा क्या कसूर है। हाँ, कल रात जरूर ये हुआ है कि मुझे एक कॉल आई है और मुझे कहा गया कि पोस्टपोन कर दें आप असेंबली का जो हो रहा है सेशन, क्योंकि परवेज इलाही साहब के पास अब नंबर्स नहीं हैं और हमजा साहब जीत रहे हैं। मैंने कहा कि भाई मैं वकला से मुशावरत करूंगा, अगर आईनी तौर पे मैं करता हुआ तो जरूर करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि ये असेंबलियां तोड़ दें। मैंने कहा वो भी हम, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब हुक्म करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसकी अलाउ करेगा तो वो भी कर देंगे। और रात को ये जो सरप्राइज है वो मुझे मिल गया। क्या सरप्राइज मिल गया। हिलाली साहब भी कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? जी हिलाली साहब। चौधरी साहब, नाइस टू टॉक टू यू। बड़ी अफसोस है कि यू हैड टू लीव इन द वे दैट यू डिड, सैडली। मुझे आप बताएं, ये क्या होल्ड था बुज़दार का प्राइम मिनिस्टर पे? ये क्या थी, माने कौन सी चीज थी बुज़दार के बारे में जो और किसी को नहीं नजर आई, सिर्फ इमरान खान को नजर आई? बताएं तो सही। बस मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के जो वर्कर्स हैं या पंजाब के 120 मिलियन लोग हैं, उनको वो कारकर्दगी नजर नहीं आई। पंजाब के पार्लियामेंटेरियन को नजर नहीं आई। वो फेडरल हमारे जितने भी मिनिस्टर हैं वो कारकर्दगी उनको नजर नहीं आई। कम से कम मैं आपको दिल पे हाथ रख के कह सकता हूं कि एक भी फेडरल मिनिस्टर या गवर्नर नहीं है जिसने ये कहा हो कि पंजाब की कारकर्दगी से हमें मुतमिन है। तो ये कारकर्दगी सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को नजर आती थी और वही हर हफ्ते खराज तहसीन पेश करते थे। तो मेरा ख्याल है कि मुझे भी उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उनकी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी फारग हो गए हैं, हमारी पार्टी भी फारग हो गई है। और अब पंजाब में भी आपने देखा कि 198 वोट जो थे वो अपोजिशन के पास थे और हमारे पास 150 थे। तो अब इस कारकर्दगी का नोटिस जो है ये तो पाकिस्तान के अवाम लेंगे। इसका फ्यूचर अब आप क्या दें? पंजाब में कल वजीर आला का इंतखाब हो जाएगा या फिर असेंबली डिसॉल्व कर देंगे? प्लान क्या है? देखिए जी, अब नए गवर्नर साहब आ गए हैं, मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे, लेकिन मैं तो कम से कम मेरा ज़मीर जो है मुझे मलामत नहीं कर रहा है। मुझे खुशी है कि मैं कोई गैर आईनी और गैर कानूनी काम करने से इनकार किया है। मेरे लिए ओहदे अहमियत नहीं रखते। मैं अपनी लेगेसी छोड़ के जाना चाहता हूँ कि मैं जब भी काम किया है असूलों पे किया है और कभी भी ओहदे मेरा जो है मंजिल नहीं रहे। अच्छा चौधरी साहब, आखिरी सवाल मेरी तरफ से वो ये कि आपके मुखालफिन ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि अलीम खान साहब से क्योंकि आपकी दोस्ती है तो आपने उनके कहने पे कुछ लोगों को उनके ग्रुप में शामिल कराया पीटीआई के। जी, मैं आपको ये बात चैलेंज करता हूँ कि अलीम खान का जितने भी उन्होंने वोट इकट्ठे किए हैं, मैं आपको ईमानदारी के साथ किसी जगह पे भी हल्फ दे के कह सकता हूँ कि एक भी वोट जो है मेरे थ्रू अलीम ग्रुप में नहीं गया है। बिल्कुल। बाकी यहाँ इल्जामात तो लगते रहते हैं, ये मतलब आपको हम ऑल द बेस्ट कहेंगे चौधरी सरवर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए भी आपका सियासी फ्यूचर अच्छा हो। थैंक यू सो मच। लेकिन आपकी जो सारी सूरत हाल रही है उसके हवाले से भी डिस्कशन बड़ा करना ज़रूरी है कि ये जो आज वज़ीर आला का इंतखाब क्यों नहीं हुआ। तो इमरान साहब, जो गवर्नर साहब बात कर रहे थे, आप उसको इंडोर्स करेंगे कि कोई जानबूझ के इसको डिले किया गया नंबर्स ना होने की वजह से? बिल्कुल ऐसा ही है और कोई वजह नहीं है। आप ये देखें कि आज तो उन्होंने शो भी कर दिया ना, उनके पास तकरीबन 200 लोग थे हमजा शहबाज को वोट करने जो आए थे, यानी अपोजिशन के पास 200 लोग थे। और चौधरी परवेज, आप ये देखें कि अगर इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज इलाही के अलावा किसी को वजारत आला का कैंडिडेट बनाया होता तो फिर तो शायद इनकी हालत और भी ख़राब होती, क्योंकि चौधरीज ने फिर भी अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके, अपना तजर्बा इस्तेमाल करके 2-4 बंदे उधर अलीम खान से भी निकाल लिए, तरीन से भी निकाल लिया, ऐसा वो कर लिया। लेकिन और चीना ग्रुप को भी साथ मिला लिया। अगर ये ना होते तो फिर तो शायद सूरत हाल इससे भी ज्यादा बुरी होती। साहब भी कुछ ऐड करना चाहिए। जी लाल साहब। हाँ, ये सब बातें ठीक है, अभी ये सब कहते रहें, जब इलेक्शन आएगा देखेंगे कौन जीतता है कौन हारता है और इमरान खान की अक्सरियत क्या होती है। और समीना, आपने नोटिस किया होगा, ये दिलशाद जब जा रहा था तो उसने कहा कि बच गया इमरान खान, ने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही उसको डिस्क्वालीफाई कर देता। याद है आपका? जी जी याद है ये जो कह रहा था जाने के पहले। हाँ, अब आपको थोड़ा सा एक ये मिला है, विफ मिला है
किस किस्म की हॉस्टिलिटी और किस किस्म की एनिमिटी ये एग्जिस्ट, और इनमें आप समझते हैं कि ये, अब मुझे किसी ने फ़ोन करके बताया है कि केयरटेकर पीएम जो होगा वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। मुझे नहीं पता क्यों, टाइम नहीं रहा उसे सुनने के लिए, मगर अगर ये कोई नया चेंज हुआ है पता नहीं, अगर हुआ है तो उस पर भी अब आप देखेंगे कि उधर से रिएक्शन आएगा। ये सिस्टम नहीं चल सकता इस मुल्क में, इट्स पैथेटिक। ये सिस्टम गोरो चला सकते हैं, गोरे चला सकते हैं। ये गोरा इंपोर्ट है भाई, खुदा के लिए अगर गोरा ही इंपोर्ट कर रहा था तो कॉलोनियलिस्ट रहते तुम, क्यों उनको निकाल दिया? ठीक तो, मगर ये खुद एक सिस्टम बनाओ तुम्हारे जीनियस को जो सूट करता है, वो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, बैठ के बनाओ। मगर मैं खुद कहता हूं कोशिश करेंगे तो खुदा जाने ये मुल्क बचेगा कि नहीं। अच्छा, दिस इज आवर प्रॉब्लम, दिस इज आवर बिग प्रॉब्लम। बहुत सारी चीजों पे तो हम डिस्कशन करना ही ऐसे समझते हैं कि जैसे कोई गुनाह का काम है, हालांकि आप सिस्टम में अपने लिए बना रहे हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? एग्जैक्टली सबीना, बात ये है कि यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी कई दफा आजमाया जा चुका है। ये पाकिस्तान आप ये देखें, ये तो अल्लाह के नाम पे बना था, रमजानुल मुबारक में बना था, अब भी रमजानुल मुबारक है, अल्लाह इसे कायम रखे, दायम रखे, इसके दुश्मनों ट्रू स्पिरिट तो नहीं, वो जो एक डायरेक्ट इलेक्शन ट्रू स्पिरिट। अच्छा मुझे आप ये बता दें, अब आप अपने दिल पे हाथ रख के बता दें कि आज तक ये पार्लियामेंट सिस्टम इन ट्रू स्पिरिट, यही तो मैं कह रही हूं, ट्रू स्पिरिट चला नहीं ना? इसमें तो इतने लकूनाज हैं, कोई वजीर आज़म अपनी मुद्दत ही नहीं पूरी करता। मैं इसीलिए ये कह रहा हूं कि सिस्टम भले आप यहाँ कोई भी करते हैं, असल चीज ये है कि जब तक उसमें आप मेरिट नहीं लाएंगे, ठीक है, उस वक्त तक ये नहीं होगा। मेरिट पे चीजें होंगी तो फिर चीजें बेहतर हो जाएंगी। और हमें थोड़ी अपनी, और जब तक इंसाफ नहीं होगा, और जब तक इंसाफ नहीं होगा, बिल्कुल हिलाली साहब बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और मेरिट और इंसाफ एक ही तो चीज, और ये लकूनास भी खत्म करने होंगे, और इसके साथ साथ जाहिर है कि तरबियत भी होनी चाहिए माशरे की, जो हम ये गैराकी कामों में चले जाते हैं ये भी काम ना हो। बहरहाल जनाब, आज के प्रोग्राम से इतना ही, देखते हैं कल सूरत हाल क्या बनती है, उसी हवाले से गुफ्तगू रहेगी आपके साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह।